हेलो दोस्तों, रिलायंस के बिजनेस को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। स्टॉक प्राइस ने क्यों नेगेटिवली रिएक्ट किया, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ग्रीन एनर्जी पर जो फोकस है उसमें इन्वेस्टर्स के क्या कंसर्न है, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस के 5 मेन बिजनेस है। देखिए, पहला बिजनेस तो उनका रिटेल का बिजनेस है। दूसरा डिजिटल बिजनेस है, जो जियो जियो प्लेटफॉर्म्स के जो बिजनेस है वो वाला। तीसरा मीडिया एंटरटेनमेंट, यहाँ पर जो आप सीएनबीसी देखते हैं या फिर कलर्स टीवी देखते हैं तो ये सब मीडिया एंटरटेनमेंट के अंदर में आता है। फिर मेन जो बिजनेस एक समय में हुआ करता था वो O2C बिजनेस या ऑयल टू केमिकल, इसको एक अलग एंटिटी में भी करने की बात चल रही है दोस्तों। मेन बिजनेस, मेन रेवेन्यू यहाँ से आता था। फिर पांचवा आखिरी बिजनेस है ऑयल एंड गैस का बिजनेस। तो एक एक बिजनेस को दोस्तों समझते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ऑयल टू केमिकल बिजनेस की अगर आप बात करें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, एबिटा जो है, 29% गिरा है 2020 और 21 में, क्योंकि ये अचानक से मांग तेल की कम हो गई थी जब अप्रैल मई जून में ऐसा हुआ था। तो उसके बाद हमने देखा इस बिजनेस में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ। लेकिन जो कंज्यूमर बिजनेस है, कंज्यूमर बिजनेस जो आपकी हमारी लाइफ को जो छूते हैं, तो रिलायंस के दो बिजनेस छूते हैं। पहला है रिटेल का जो बिजनेस है, जहां आप जियो मार्ट देख सकते हैं या फिर उनके जो खुद के जो रिलायंस के जो स्टोर्स है वो वाले। डिजिटल बिजनेस में जो जियो का जो बिजनेस है वो, तो आप देखिए वहां पर ग्रोथ हुआ है, खासकर जो जो डिजिटल का जो बिजनेस है 45.8%, और रिटेल का थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है क्योंकि देखिए दुकानें सब बंद ही थी इस समय में, तो रिटेल में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। अब देखिए चीजें अब यहाँ पर चेंज हो रही है। देखिए, रेवेन्यू अगर आप देखें तो ऑयल टू केमिकल से 3,20,000 करोड़ का आ रहा था, और अभी इन दोनों जगह से रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है। रिटेल में तो चलिए थोड़ा सा कम हुआ है कोरोना के लिए, रेवेन्यू यहाँ डिजिटल में बहुत बढ़ा है। और रेवेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 29% घटा है, सेम एबिटा भी यहाँ घटा है। लेकिन इन दोनों बिजनेस में जो एबिटा है यहाँ पर अच्छा खासा ग्रो हुआ है। मैं यहाँ पर इसीलिए इन्हीं तीनों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया एंटरटेनमेंट और ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि देखिए ये 800 करोड़ का एबिटा लाता है, ये आप देख सकते हैं 34,000 करोड़ का एबिटा लाता है। तो इसीलिए अभी जो फोकस है रिलायंस का नेक्स्ट लेग में वो है रिटेल में। और अंबानी जी ने उस समय में कहा भी था कि रिटेल का बिजनेस उनको अगले कुछ सालों में 3 से 5 गुना तक, जी हाँ, 3 से 5 गुना तक ये बढ़ता हुआ ये नजर आएगा। तो रिटेल में उनका फोकस है ही, रिटेल में ग्रोथ में। और डिजिटल में ऑलरेडी जियो है ही, 40 करोड़ से ऊपर का इनका ऑलरेडी सब्सक्राइबर बेस हो चुका है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग है। और साथ साथ हम देख सकते हैं गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी इनके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है यहाँ ग्रोथ हो गई, और हमको भविष्य में क्या होगा, ऑयल टू केमिकल बिजनेस में ग्रोथ यहाँ पर जैसे कम है, और रिलायंस भी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ग्रोथ कम होगा। अब देखिए उसके लिए उन्होंने अब क्या किया है, सऊदी अरामको के साथ डील अभी तक हुई नहीं है, लेकिन संकेत मिल गए हैं कि इस साल तक ये हो जाने चाहिए। जहां पर बात है कि 20% तक का जो स्टेक है वो सऊदी अरामको के पास जाएगा। मिस्टर यासिर जो है उन्होंने रिलायंस का बोर्ड को भी ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल आएगी, पैसा आएगा, जो पैसा है जो ग्रीन एनर्जी में वो शिफ्ट हो सकता है। अब देखिए, जब एजीएम में एक और इम्पोर्टेंट चीज जब कहा था चेयरमैन साहब ने कि उनका अब फोकस अब क्या है कि अगले कुछ सालों में वो देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल्स थे, एनर्जी जो थी, जो तेल है, कोयला है, जो भी है, वहां से एक शिफ्ट होने वाला है टुवर्ड्स क्लीनर ग्रीनर एनर्जी में। और वहां पर अभी रिलायंस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। और दोस्तों ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, अगर आप पूरे वीडियो में आप देखें, ग्रीन एनर्जी में 100 गीगावाट का मतलब है, ये 2030 का टारगेट है, मैं 30 लिख देता हूँ, 2030 का। अदानी जो है, अदानी ग्रीन, उनके जो टारगेट्स हैं वो 25 जीबी तक के हैं, गीगावाट के हैं, सॉरी गीगावाट के हैं 2025 तक। एनटीपीसी की अगर आप बात करें तो वो खुद 32 गीगावाट तक जा रहे हैं 2032 तक। यहां पर रिलायंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक टोटली नए बिजनेस में जाना, इसको आप टोटली पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए
4 गीगा फैक्ट्रीज बनेगी 5,000 एकड़ में जामनगर में, जहां पर 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो रिलायंस का 0.75 से 0.36 हो गया है। मैं सब आंकड़े में ही बात करता हूं दोस्तों। तो डेट जो है कम हुआ है। तो ये जो डेट कम हुआ है, नए इन्वेस्टमेंट आए हैं, तो यहां पर शायद इन्वेस्टर्स को ये कंसर्न हो सकता है कि डेट यहां पर बढ़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में री रेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिफिकेशन वाली जो थीम है, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिला है। आप इंटरनेशनल कंपनीज में भी देख सकते हैं कि उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो वो वाली एक चीज है कि भविष्य में अच्छे खासे वैल्यूएशन मिल सकते हैं, लेकिन बात यही है काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये एक चीज समझनी है। अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि ये एक्सपोर्ट्स जो है वो कर सकती है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो। लेकिन बात क्या है, अब इसके लिए कम से कम 2-3 साल के लिए इन्वेस्टर्स को वेट करना होगा। बड़ा जस्टेशन पीरियड है। एजीएम में उन्होंने कह दिया, तो भी एटलीस्ट 6 महीने 9 महीने में नई पार्टनरशिप क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सक्सेस होगा नहीं होगा, हम यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह, और शायद इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इसीलिए शायद थोड़े से कॉशन में है। अब देखिए, ये कैलकुलेशन है, 1 गीगावाट बनाने के लिए 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो 100 गीगावाट की जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए 10 से 15 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल चाहिए। 1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल, तो 100 गीगावाट के लिए कम से कम 40 से 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये सोलर मॉड्यूल जो है 10 से 15 गीगावाट लगेंगे दोस्तों। तो ये एक चीज है, बड़ा यहाँ इन्वेस्टमेंट होने की बात है, और किस हिसाब से रिटर्न आएगा। जैसे जियो में आपका जो भी मंथली या फिर 3 महीना या पूरे साल का जो प्लान है, उसकी वजह से थोड़ा कैश फ्लो के बारे में पता चलता है। जियो मार्ट है, वहां से थोड़ा कैश फ्लो के बारे में पता चलता है, लेकिन यहां पर कैसा बिजनेस होगा वो पता नहीं है। केपेक्स अब करने वाली है, और यही चीज है जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अभी यहाँ पर देखिए, डेट उन्होंने 0.75 से 0.36 ला दिए हैं। अब डेट इंक्रीज होगी, क्योंकि 60-70 हजार करोड़ रुपया जो है बैंक से आएंगे, या फिर कहीं पर भी बॉन्ड्स से आएंगे, या कहीं से भी वो बाहर से रेज करेंगे। तो ये जो पीरियड है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड जो है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, नो डाउट इसमें है कि बहुत अच्छा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को यही लगेगा ना कि यहाँ पर खर्चे होंगे तो फिर डेट बढ़ेगा। तो और हमने देखा है डेट वाली कंपनियों को पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। और रिलायंस का खुद का ही एग्जांपल है। अभी आप जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस देख रहे हैं 2000 के पास में, ये जो स्टॉक प्राइस था, अगर मैं बोनस को हटा दूं, जब ये बोनस नहीं हुआ करता था, तो 400 से 500 के बीच में है। मुझे याद है अभी भी जब रिलायंस का स्टॉक प्राइस 800 से 1000 के बीच में रखता था, प्री बोनस में बोल रहा हूं। प्री बोनस मतलब अभी का जो स्टॉक प्राइस से कंपेयर करें तो 400 से 500 रुपए के बीच में हुआ करता था। लगभग 8 साल का एक पीरियड था 2009 से 2016 के बीच में, जहां पर रिलायंस का ऑलमोस्ट नील रिटर्न था। कभी 400 हो गया, कभी 500 हो गया। बोनस के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको आसानी होगी समझने में। तो उस समय में खराब रिटर्न थे, क्योंकि उस समय में वही इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा था। और फिर जैसे ही जियो का लॉन्च हुआ, और हमने 4x रिटर्न देखे हैं दोस्तों पिछले कुछ सालों में, ये लगभग 4 साल के अंदर ही रिटर्न देखे हैं। तो ये एक चीज है। अब ये केपेक्स साइकिल स्टार्ट होगी तो किस हिसाब से इन्वेस्टर इसको लेते हैं, कौन से नए इन्वेस्टर आएंगे, तो ये सब चीजें देखनी रहेगी दोस्तों। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जियो में बहुत हद तक, अब जियो जो है नंबर 1, एक तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है, नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। 42 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, फिर 19 से 22 में से 19 सर्कल में मार्केट लीडरशिप है इनकी। तो वो सब चीज में जियो ऑलरेडी एक स्ट्रांग बन चुका है। रिटेल के बिजनेस की बात करें तो 2020 से 21 में उसने ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन वही उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ये अच्छा खासा ये ग्रोथ करेगा। तो ये ग्रोथ करेगा तो फिर एक और नेक्स्ट लेवल का भी हमको यहाँ पर रिलायंस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी 5 साल में इसने अच्छा ग्रोथ किया है, लेकिन अगले 2 सालों में 3 सालों में इसका ग्रोथ देखना पड़ेगा। देखिए 3,245 स्टोर से 12,000, मतलब 4 गुना स्टोर्स इनकी बढ़ी है। आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू भी जो है 21,000 करोड़ से 1.57 लाख करोड़ तक बढ़ गए। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ पर हुई है जियो और जो बिजनेस है वहां पर, जो जियो का बिजनेस और रिटेल का बिजनेस में। वैल्यू क्रिएशन में देख सकते हैं, जो आप यहाँ पर टोटल डेटा देख सकते हैं कि किस हिसाब से
ग्रुप ने फोकस किया है। सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अब देखिए 1.35 लाख करोड़ का तो वो टैक्स देते हैं। तो बहुत लोग यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं, क्या करता है ये वो, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी होती हैं। तो आप खुद देखिए, एक जीएसटी जो है पूरे एक महीने का फिगर आता है 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, उससे ज्यादा का तो मतलब एक महीने की जीएसटी से ज्यादा तो टैक्स में ही जा रहा है दोस्तों। तो एक जस्ट चीज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मेन इन्वेस्टर्स कंसर्न अभी मुझे जो वही लग रहा है कि किस हिसाब से ग्रीन एनर्जी पर रिलायंस अभी फोकस करने वाला है। तो उस पर हमारी नजर रहेगी दोस्तों, किस हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में हमने वही जानने की कोशिश की कि क्यों मार्केट ने शायद इसको नेगेटिवली रिएक्ट किया है, ये जो न्यूज़ है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।